ये संसद भवन की वास्तु इतनी खराब है कि मोदी उसमें प्रधानमंत्री के रूप में जब भी जाएंगे तो उनकी हार होगी। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जितने भी सरकार के मंत्री हैं सारे अनपढ़ हैं। तो है मिनिस्ट्री ऑफ जो पार्लियामेंट्री अफेयर वो बंद कर देनी चाहिए। वो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर जो है एक फर्जी संस्था है जो आज के समय में अनपढ़ों द्वारा संचालित हो रही है। लोकसभा नहीं चल रही, राज्यसभा नहीं चल रही। तो क्यों नहीं चल रही? क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने खुद संसद का बायकॉट किया हुआ है। मैं जब इन लोगों को अनपढ़ कहता हूं तो मैं उसको साक्षात प्रमाण सहित कह रहा हूं। ये मैंने चिट्ठी लिखी है। मैंने चिट्ठी जो है देश के प्रधान न्यायाधीश को लिखी है, देश की राष्ट्रपति को लिखी है, प्रधानमंत्री को लिखी है, चेयरमैन राज्यसभा को लिखी है, स्पीकर लोकसभा को लिखी है। और इसमें मैंने इनको ये कहा है कि तुम सब लोग जो है संसदीय परंपराओं के बारे में कुछ नहीं जानते, तुम अनपढ़ हो, जाहिल हो, और कम से कम किताबें तो पढ़ लो। रूल बुक किसी को नहीं पढ़ी। आप जो इन रूल बुकों की हम बात करते हैं वो भी किसी ने नहीं पढ़ी। इस वक्त मुल्क का जो सियासी मंजरनामा है, पॉलिटिकल सीनियरियो है, उसी हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के मशहूर वकील रविंद्र कुमार साहब, जो भारत मुक्ति पार्टी के भी सदर हैं। आप जानते हैं कि हाल ही में 26 जमातों का, 26 पार्टियों का एक अलायंस बना है जिसका नाम इंडिया रखा गया है। उस पर से बड़ा मसला पैदा हो रहा है। जो हुक्मरान जमात है, रूलिंग पार्टी है, वो उस पर बड़ी जिजबिज है और तरह तरह के इल्ज़ामात आयद कर रही है इस अलायंस पर। तो रविंद्र कुमार साहब, ये जो डेवलपमेंट हुआ है 26 पार्टियों का जो बना है, जिस तरीके अभी उस हवाले से जो पॉलिटिक्स हो रही है, सियासत हो रही है, तो एज ए पॉलिटिकल कमेंटेटर आप क्या उसको देख रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं इस सूरत हाल को? देखिए, पिछले 9 साल से हिंदुस्तान में जो राजनीति थी वो एक तरफा हो रही थी। एक तरफा इसलिए राजनीति हम कहते हैं कि बाकी जो विपक्ष है उसको, एक तो हमारा जो मीडिया है वो जानबूझकर दिखाता है कि पस्त है, उनकी कोई भूमिका नहीं है, वो कोई काम नहीं करते, और उस वजह से नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने ये सिद्ध करने की कोशिश की कि ये पार्टी कभी हार नहीं सकती। अजय पार्टी बता दिया जिसका कोई जो है तोड़ नहीं है। अब ये 26 जो राजनीतिक दल हैं जो विपक्ष के हैं, पहले तो उन्होंने पटना में रैली की, फिर उसके बाद उन्होंने बेंगलोर में अपना जो सम्मेलन किया, उसमें उन्होंने तय किया कि हमारा नाम जो है इंडिया होगा, INDIA। और इंडिया नाम रखना एक तरह से समझिए ट्रम्प का एक कार्ड चलने वाली बात हो गई, ट्रम्प कार्ड। और ट्रम्प कार्ड से भी ज़्यादा मैं कहूँगा इसे, क्योंकि इसके बारे में जो नारे वाली बात है, यानी जो परसेप्शन है, उससे बीजेपी भौचक्की रह गई। राजनीति में अक्सर ऐसा होता है, लोग नाम रखते हैं और बड़ा आदमी भौचक्का रह जाता है। वो ऐसे रह जाता है कि आपको याद होगा कि 2012 में जब आम आदमी पार्टी की स्थापना हुई थी तो कांग्रेस का एक नारा था, कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ। तो आम आदमी शब्द को चुरा लिया उन्होंने और अपनी पार्टी का नाम रख लिया आम आदमी पार्टी, जिसका छोटा बनता है AAP। और उससे वो कांग्रेस के हाथ से वो नारा छिटक गया। तो जैसे होता है ना कि आपके पास बंदूक भी है लेकिन उसमें गोली नहीं है, तो बंदूक, बिना कारतूस की बंदूक लेके आदमी वैसे ही पस्त हो जाता है, क्योंकि मन को पता होता है कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो बीजेपी जो है अभी तक इस बात को सहन नहीं कर पा रही कि इन्होंने अपना नाम भारत, इंडिया क्यों रख लिया। और इसीलिए आप देखेंगे कि एक हताशा पहली बार भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों में और नरेंद्र मोदी के ऊपर साफ नजर आती है। वो इंडिया शब्द से घबराए हुए। तो उनके तो एक मेंबर जो राज्यसभा का मेंबर है, इवन ही डिमांडेड कि ये जो है इंडिया जो है कॉन्स्टिट्यूशन से हटा देना चाहिए। तो एज ए लॉयर आप क्या कहेंगे? ये जिस तरह की जो है, ये क्या बौखलाहट है, ये क्या है? नहीं, ये मेरे पास भी बहुत सारे लोग आए। आप समझिए, कानून है जिसका नाम है नेम्स एंड एम्बलम एक्ट, और नेम्स एंड एम्बलम एक्ट में बहुत सारी चीज़ों के ऊपर रोक है कि आप उसका व्यापारिक और प्रोफेशनल इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसमें इंडिया शब्द भी है, भारत का जो राज चिन्ह है, 3 शेरों की मूर्ति वो भी है, भारत का जनगण मन भी है, वंदे मातरम भी है, महात्मा गांधी का नाम भी है। अगर आप वो कानून पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ों पर रोक है, लेकिन इंडिया शब्द लिखने पे कोई रोक नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, ये जो है जिस अपने अधिकार का इस्तेमाल कर रही हैं, वो हमारे संविधान में मूल अधिकार में आता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में प्रेस भी आती है, और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में आप अपना नाम कुछ भी रख सकते हैं, क्योंकि आप उसका इस्तेमाल जो है व्यवसायिक हित में नहीं कर रहे हैं, प्रोफेशनली नहीं कर रहे हैं, पैसा कमाने के लिए नहीं कर रहे हैं। तो जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस ये नाम पहले रखा गया,
उसके बाद भारतीय जनता पार्टी, इसमें भी भारत है। तो इसलिए ऐसी चीज़ों पर रोक नहीं है। लेकिन ये लोग जैसे अभी पहले तो एक आदमी इनका एक तरफ से एक वकील गया और उसने थाने में रिपोर्ट लिखा दी, कुछ ने कोशिश की कि हम जो है FIR दर्ज करा दें। तो ऐसी बातें होती रहती हैं, लेकिन ये एक तरह से इनकी हताशा बताता है कि ये उसका तोड़ नहीं ढूंढ पा रहे। उनका जो MP वो सही कह रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहे तो अमेंडमेंट कर सकती है नेम्स एंड एम्बलम एक्ट में, और उसमें लिख सकती है कि भारत शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन इन्होंने बड़ी चतुराई के साथ भारत शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। इन्होंने लिखा I.N.D.I.A. एक्रोनिम बना दिया है इंडिया का एक्रोनिम। हाँ, जिसे हम कहते हैं ना, किसी भी चीज के हम शब्द ले लेते हैं और वो बन जाते हैं एब्रीविएशन जिसे बोलते हैं। तो एब्रीविएशन है, तो उससे ये जो है हताश हो गए हैं, क्योंकि जो नारा है वो बड़ा पॉपुलर हो गया है, और पॉपुलर होने के साथ साथ मोदी जी को लगता है कि हम इसका विरोध नहीं कर सकते। इसलिए वो आए दिन जो है आए बाएं शाएं बकते रहते हैं कि जो है ईस्ट इंडिया कंपनी है उसमें भी ईस्ट इंडिया है, इंडियन मुजाहिदीन है उसमें भी इंडियन शब्द है, PFI है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया उसमें भी इंडिया है। लेकिन इंडिया जो असली इंडिया है वो सब लोग जानते हैं कि आज़ादी का हमारा जो आंदोलन है, स्वतंत्र भारत का जो आंदोलन 1857 से जो चला और 1947 तक चला, 90 साल, उसमें इंडिया शब्द का बार बार इस्तेमाल हुआ। और मज़े की बात यह है कि क्विट इंडिया मूवमेंट जो था एक बड़ा आंदोलन हुआ, और 1942 में गांधी जी ने उसकी कॉल दी थी कि डू और डाई, करो या मरो। यानी ये एक ऐसा समय आ गया है कि अब आपको तय करना है कि हमें मरना है या मारना है। ये नहीं कहा उन्होंने मरना है मारना है, क्योंकि वो फिर अहिंसक शब्द नहीं रहता। तो उन्होंने कहा डू और डाई, करो और या मरो। तो जब ये बात की तो आप समझिए कि मोदी जी कह रहे हैं लोगों से, मोदी जी भी खुद आज उन्होंने राजस्थान जो सीकर में गए वहाँ उन्होंने यही भाषण दिया, बोले जी क्विट इंडिया मूवमेंट है, ये इनको बाहर कर दो। तो क्विट इंडिया मूवमेंट का जो लोग इतिहास जानते हैं वो ये जानते हैं कि 1939 में वीर सावरकर ने मुस्लिम लीग से मिलकर समझौता किया था, और मुस्लिम लीग के कहने पर उन्होंने जो है ये तय किया कि वो द्विराष्ट्रीय सिद्धांत कि दो कौमें जो है एक साथ नहीं रह सकती, उसको स्वीकार किया। और गांधी जी जब 1942 में डू एंड डाई का नारा दिया, 9 अगस्त को जो आई रहे 9 अगस्त को, तो 9 अगस्त को जो नारा दिया उसमें भी सावरकर ने विरोध किया, RSS ने क्विट इंडिया मूवमेंट का विरोध किया, क्योंकि वो ऑन रिकॉर्ड है। ये ऑन रिकॉर्ड नहीं, ये तो इतिहास पढ़ेंगे तो सब जानते हैं। RSS ऐसे क्या, क्योंकि वो अंग्रेजों के साथ थे, और अंग्रेजों का उन्होंने आखिरी दम तक जो है ये कहा कि हिंदुस्तान को गुलाम रहना चाहिए। तो जो लोग गुलामी से लड़े और जिन लोगों का नारा था क्विट इंडिया, तो क्विट इंडिया हिंदुस्तान में एक तरह से आज़ादी का नारा है, और जो गुलाम सरकार है वो जो है क्विट इंडिया नहीं बोल सकती। अच्छा, ये जो 26 पार्टीज़ है, इन्होंने जो 2019 का इलेक्शन लड़ा था उस वक्त तो मोदी वाज ऑन हिज पीक, पॉपुलैरिटी के लिहाज से अपने पीक पर थे। वो जो कुछ भी इंसिडेंट्स हो गए थे, कराए गए थे या हुए थे, जो भी है पुलवामा की बात हाँ जी, तो बहरकैफ अब आप जो है उसके बावजूद भी ये जो 26 पार्टीज थी इनको 50 लाख ज़्यादा वोट मिले थे बीजेपी से। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब ये मामला ये है कि डिवीज़न ऑफ वोट, हमारा जो इलेक्ट्रल सिस्टम है उसमें जो है तो गुंजाइश यही होती है कि एक्सप्लॉइट कर सकते हैं आप उसको। तो इसको किस तरह से है, ये जब ग्रुप है, अब जो नया ग्रुपिंग बना है उसको किस तरह से ये करना चाहिए, फाइट करना चाहिए इलेक्शन आपके ख्याल से? क्योंकि 130 सीट जो है डायरेक्ट कंटेस्ट है बिटवीन बीजेपी एंड द कांग्रेस। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, देखिए जो लोग चुनाव का जो है विश्लेषण करते हैं तो उन्होंने निकाला कि बीजेपी को पहले जो 2014 में चुनाव हुए तब उनको 32% वोट देश में मिले थे जी। और इसलिए उन्होंने बहुत सारे लोगों से समर्थन भी मांगा था और तब अपनी सरकार बनाई थी। तब बीजेपी को खुद अपने दम पे भरोसा नहीं था कि हमारे पास 282 सीटें आ जाएंगी जी। लेकिन 2019 में जब पुलवामा हुआ तो एक तरह से पुलवामा का अति जो है राजनीतिकरण किया गया जी। और ये दिखाया गया कि देश पर हमला हो गया है, मोदी एक मजबूत प्रधानमंत्री है। और उस समय मोदी जी ने कहा कि हमने बालाकोट पर स्ट्राइक कर दी है, हमने उनका एक जो है F-16 जो प्लेन है वो गिरा दिया है। जबकि अब सच ये आ रहा है कि बालाकोट में हमने किसी को नहीं मारा और जो प्लेन गिरने की बात थी वो प्लेन जो है उनका नहीं गिरा था, हमारा हेलीकॉप्टर जो है हमारी सेना ने गलती से गिरा दिया था। लेकिन जो न्यूज़ चैनल है वो उन्होंने इस तरह बताया कि F-16 जो है वो गिर गया। तो पाकिस्तान ने गिर के बताया भी था कि हमारे सारे के सारे प्लेन 32 हैं वो सारे हमारे पास हैं। लेकिन उस समय जो चुनाव के माहौल में जो रणनीति होती है, मायावी तरीके होते हैं वो चल रहे थे, तो ऐसा हुआ। लेकिन 2019 में जो चुनाव हुए उसमें बीजेपी और उसके अलाइंस को जो वोट मिले वो मिले थे
42.3%। तो 42.3% का मतलब है, अगर आप अर्थमेटिक की बात करें तो ये है कि सीधी सी बात ये है कि 57.7% लोगों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया और हर बार जो है माइनॉरिटी गवर्नमेंट ही रही जी। सिर्फ राजीव गांधी जब चुनाव लड़े थे 1984 में, तब उनको 403 सीटें मिली थी, मगर वो भी 51% क्रॉस नहीं किया था, 49% मिला था। तो अब ऐसी हालत में आप देखिए कि अब जो अर्थमेटिक है जी, वो विपक्ष के साथ है जी। जैसे आपने कहा 50 लाख वोट इनके ज्यादा हैं जी। तो आप ये समझिए, अभी तो हम जो सर्वे आ रहे हैं जी, आजकल रोज सर्वे आ रहे हैं जी, कभी सी वोटर कहेगा, कभी एनडीटीवी कहेगा, कभी और कहेगा, वो सर्वे देते हैं। और सर्वे की आप रणनीति समझिए, सर्वे भी जो है राजनीतिक प्रपंच का एक हिस्सा है। वो वोटर को दिग्भ्रमित करने के लिए होता है और अपने विरोधियों को हतोत्साहित करने के लिए होता है कि जी लोग तो इनके साथ हैं। तो बहुत सारे जो फेंस सीटर होते हैं जिनको हवा का रुख देखकर जाना होता है, वो अपनी हवा तय नहीं कर पाते। लेकिन एक बात जरूर है कि जितना जमवाड़ा इकट्ठा हुआ है और जिस ढंग से उनमें इस समय एकता है, यानी संसद में पहले एक दिन इनके पीयूष गोयल ने कहा कि ये सारे लोग जो है एक नहीं है, जिन्होंने जो इंडिया बनाई अलग अलग है, तो उसको काट करने के लिए जो खड़गे हैं उन्होंने कहा कि हम कल जो है काले कपड़े पहन के आएंगे, और सारे लोग काले कपड़े पहन के आए। जब काले कपड़े पहन के आ गए तो उसे आए बाएं शायद बकरा के कौआ काला होता है, ये मातम मना रहे हैं, यानी उसने काले रंग के ऊपर ऐसी बातें बोली जैसे काला रंग जो है अगर बीजेपी आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन नहीं, बीजेपी के बच्चे तो काले रंग में बैन ही करते। वो बेवा औरत जो होती है ना, कोसा देती है, जस्ट लाइक दैट, कोसने वाली बात पे आ गए। और ये तक कहा कि उसने तो ये भी कहा कि भाई ये स्पीकर का अपमान कर रहे हैं, और स्पीकर का अपमान कर रहे हैं तो ये गलत बात है। तो मेरा जो कहना है आपको, जो हिंदुस्तान में किसी आदमी को आज भी नहीं पता वो ये है कि संसद नहीं चल रही, लोकसभा नहीं चल रही, राज्यसभा नहीं चल रही। तो क्यों नहीं चल रही? क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने खुद संसद का बायकॉट किया हुआ है। यानी हिंदुस्तान एक अलग देश है पूरी दुनिया में जहां भी संसदीय व्यवस्था है, जहां पर चुनाव होते हैं। कभी आपने सुना है कि पुतिन ने कहा कि मैं अपनी संसद में नहीं जाऊंगा? कभी आपने सुना है कि सुनाक ने कहा कि मैं ब्रिटिश पार्लियामेंट नहीं जाऊंगा? कभी आपने सुना है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट ने कहा कि मैं कांग्रेस में नहीं जाऊंगा? कहीं नहीं होता, बांग्लादेश में भी नहीं होता, पाकिस्तान में भी नहीं होता। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री है जो कहता है मैं संसद में नहीं जाऊंगा। और किस संसद में नहीं जाऊंगा? जो संसद भवन उसने खुद बनाया है। भाई तूने 1000 करोड़ रुपए खर्च किए और ये दिखाया कि मैंने संसद भवन बनवाया है, और एक तो पहली बात तो समझिए कि वो संसद भवन अभी तक तैयार नहीं हुआ, और वो तैयार इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसकी वास्तु खराब है। मेरा आज फिर कहना है आपको कि ये संसद भवन की वास्तु इतनी खराब है कि मोदी उसमें प्रधानमंत्री के रूप में जब भी जाएंगे तो उनकी हार होगी, हार होकर ही वो आएंगे। और इसीलिए दूसरी बात मैं कहता हूँ कि संसद ना चलने के लिए अगर कोई आदमी सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है तो मेरा ये कहना है कि हिंदुस्तान की लोकसभा का स्पीकर और हिंदुस्तान की राज्यसभा के जो वो हैं चेयरमैन, ये जिम्मेदार हैं। इनको कानून के बारे में कुछ नहीं पता, ना तो ओम बिरला को पता है, ना जयदीप धनखड़ को पता है कि हिंदुस्तान के कानून में क्या लिखा है। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जितने भी सरकार के मंत्री हैं सारे अनपढ़ हैं, सारे अनपढ़ हैं, और स्पीकर अनपढ़ है, चेयरमैन राज्यसभा का अनपढ़ है। और ये अनपढ़ लोग जो है देश की संसद के साथ अपमान कर रहे हैं। ये प्रिविलेज मोशन इनके खिलाफ आना चाहिए। तो व्हाट अबाउट द प्राइम मिनिस्टर? प्राइम मिनिस्टर तो मैंने कहा ना, प्राइम मिनिस्टर तो उसने तो बायकॉट किया, उनके मंत्रिमंडल के लोगों ने नहीं पढ़ा जी। यानी ये इन्हें जो है मिनिस्ट्री ऑफ जो पार्लियामेंट्री अफेयर है वो बंद कर देनी चाहिए। वो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर जो है एक फर्जी संस्था है जो आज के समय में अनपढ़ों द्वारा संचालित हो रही है। और ये मोदी जी जो कहते हैं मैं संसद में नहीं जाऊंगा, उनका ये हाल है। जब इनके पिताजी बचपन में जब स्कूल ले जाते थे तो ये स्कूल नहीं जाते थे, कभी ये क्लास में नहीं गए, इसीलिए इनके क्लास फ्रेंड नहीं मिलेंगे, कभी इनका टीचर नहीं मिलेगा। तो ये ना उस समय जाते थे और ना संसद जाते। जहाँ भी परीक्षा देनी होती है प्रधानमंत्री को संसद में जाकर परीक्षा देनी होती है जी। वो परीक्षा से डरते हैं। मोदी जी जो है टेलीप्रॉम्प्टर लगा के तो भाषण दे देते हैं। अभी भी सीकर में दिया तो वहाँ भी 2 जगह टेलीप्रॉम्प्टर लगे थे। तो आप जब भी देखेंगे मोदी जी भाषण देते कैसे देंगे? भाइयों और बहनों, मैं ये कह रहा हूँ, कभी वो जनता को नहीं देखते क्योंकि पढ़ रहे होते हैं। और जब टेलीप्रॉम्प्टर फेल हो जाता है तो मोदी जी फेल हो जाते हैं, फिर वो आए शायद देखने लगते हैं क्या करूँ। तो इस स्थिति में आप समझिए देश का लोकतंत्र जो है गलत लोगों के हाथ में है। और मोदी जी की सरकार है वो किसी भी तरह से एक सक्षम सरकार नहीं है, और उसकी लोकतंत्र में आस्था नहीं है, न डेमोक्रेसी में आस्था है, न संसदीय लोकतंत्र में आस्था है, न संसदीय परंपराओं में आस्था है। और एक तरह से हम जिस
युग में रह रहे हैं, वो अनपढ़ जाहिल गंवार लोगों का युग है, जिसमें देश को चलाने वाले सारे लोग, मैंने आपको बताया स्पीकर भी अनपढ़ है, स्पीकर जो हमारी उसका लोकसभा का है, राज्यसभा का चेयरमैन भी अनपढ़ है, प्रधानमंत्री भी अनपढ़ है, सारे मंत्री अनपढ़ है। और मैं ये सिद्ध कर सकता हूँ। और मैंने इनको चिट्ठी लिखी है, उस चिट्ठी का जवाब नहीं दिया किसी ने। सब चिट्ठी लेके बैठे हुए हैं कि ये हमें अनपढ़ कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं ये नहीं पता। अच्छा, आखिरी मेरा सवाल ये है कि मोदी जी बार बार क्लेम करते थे कि मैं अकेला पूरे अपोजिशन के लिए काफ़ी हूँ, सब कुछ हूँ, और जब वो बनता है, इनका ग्रुपिंग बनती है, तो यहाँ पर 38 पार्टीज़ को जो कुछ छोड़ कर गए हुए थे, जिनमें से कई ऐसे पार्टियाँ हैं जिनका कोई मेंबर पार्लियामेंट भी नहीं है, वो सबको जमा करते हैं और ख़ुद ही नुमायाँ होते हैं, प्रोमिनेंट वही रहते हैं। तो ये क्या है, ये पूरा इससे क्या इंप्रेशन जाएगा आवाम के सामने, जनता के सामने? एक मुझे इस पर एक चुटकुला याद आता है। एक आदमी अपनी औरत को कहता है मैं बड़ा बहादुर हूँ, तो औरत कहती है तू कहाँ बहादुर है? मैं बहादुर हूँ। तो उसने तू कैसे बहादुर है? कहता है जब तू मेरे घर आया था तो पूरी बारात लेके आया था, अपने रिश्तेदार, सारे दोस्त यार सब आया, और मैं अकेली तेरे घर आई हूँ, मैं अकेली आई हूँ, मैं किसी को नहीं लाई, तो बहादुर कौन हुआ? उसकी बीवी ने कहा मैं हूँ। तो मोदी जी बहादुर नहीं है, जसोदा बहन जो थी बहादुर थी। अगर इस देश में मोदी जी के खानदान में अगर कोई सबसे बहादुर औरत है तो जसोदा बहन है, और पूरे मोदी खानदान में अगर कोई सबसे ज़्यादा कायर आदमी है तो उसका नाम है नरेंद्र दामोदास मोदी। बहुत शुक्रिया रविंद्र कुमार साहब। ये थे जनाब रविंद्र कुमार साहब, जो मुल्क के जो आजकल के हालात है उस पर तबसरा फरमा रहे थे। उनका कहना है कि ये जो एनडीए के नाम से जो ग्रुपिंग बनी है, जो अलायंस बना, इत्तेहाद बना है, वो उसको सबकत हासिल है, और इससे जो है हुक्मरान जमात जो है बीजेपी जो है उसकी बौखलाहट साफ ज़ाहिर होती है। और इसके नतीजे में जो है बीजेपी में जो जिस तरह की जो हरकतें हो रही हैं, जिस तरह के बयानात आ रहे हैं, वो इसका जो है एक अक्कास है, उसकी एक अलामत है। कैमरामैन ज़ीशान राही के साथ मैं अब्दुल बारी मसूद, नई दिल्ली।